क्या हुआ? इस तरह से क्यों बुलाया है तूने मुझे? हैरियत तो है ना? फैसल कह रहा था कि न जाने क्या हो गया है, तुमने मुझे अपने घर पर बुलाया है। किसी औरत को दिखाना है क्या? लेकिन तुम्हारे घर में कोई औरत कहाँ से आएगी? मासी राफिया अंदर दाखिल होते हुए से पूछने लगी थी। मासी मेरी बीवी, मेरा मतलब है मैंने शादी कर ली है, अभी कल ही निकाह किया है, इसे लेकर घर आया था लेकिन क्या? आगे भी तो बोल। इसके खामोश होने पर वो परेशानी से इसे देखने लगी थी। आप अंदर चलकर देख लीजिए ना, वो बेहोश पड़ी है। वो परेशानी से बोला तो अब की दफा मासी राफिया ने सिर्फ हाँ में सर हिलाते हुए कदम इसके कमरे की तरफ बढ़ाए थे। पहली दफा इसका घर काफी साफ सुथरा महसूस हो रहा था, वरना तकरीबन 3-4 महीने पहले वो इस घर में आई थी फैसल की प्रमोशन की मिठाई देने के लिए। तब तो घर में हर तरफ गंदगी ही पड़ी हुई थी। इस वक्त वह बिना कुछ बोले कमरे में दाखिल हुई थी, जहां बिस्तर पर इन्हें एक मासूम सी लड़की पड़ी नजर आई थी। वो एक ही नजर में जान चुकी थी कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था। अल्लाह अल्लाह, बाहर जा यहाँ से, मैं देखती हूँ इसे। वो एक नजर से देखकर पलट कर बोली थी, जबकि वो हामी भरता कमरे से बाहर निकल गया था। मासी राफिया बाहर निकली तो वो सामने ही चारपाई पर बैठा काफी परेशान सा नजर आया था। वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है इसे? वो परेशानी से पूछने लगा था। अभी बड़ी फिक्र हो रही है इसकी, थोड़ी फिक्र रात को भी कर लेते। पता नहीं तुम आजकल के मर्दों के साथ मसला क्या होता है। ठीक है, वो डर की वजह से बेहोश हुई है। इतना डरा दिया तुमने कि इस बेचारी को होश भी नहीं आ रहा। मैंने तो नहीं डराया, मैं तो बस, हाँ हाँ, तूने बड़े प्यार से इसे अपने पास बिठाया होगा, इसे बताया होगा कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, अब हमने अपना रिश्ता बदलना है। बहुत आग लगी थी तुझे, थोड़ा सब्र कर लेता। नहीं, तुझे शक्ल से नहीं लग रहा इसे देखकर वो इन सब चीजों के बारे में नहीं समझती। मुझे तो कोई स्कूल की बच्ची नजर आ रही है। सच सच बता, इसे निकाह करके लाया है ना? वो एक 18 साल की, और ये लड़की 18 साल की तो है ना? वो शकी अंदाज में इसे देखते हुए कहने लगी। जवान जहां लड़का था, घर पे अकेला रहता था, वो कैसे यकीन कर लेती? और फिर किसी की गारंटी कौन दे सकता है? मासी मैं झूठ क्यों बोलूंगा? वो मेरे निकाह में है, इसका शनाख्ती कार्ड है, ये देखो मेरे पास ही पड़ा हुआ है। निकाह के बाद इसके कागजात मौलवी ने मुझे ही बकराए थे। वो निकाहनामा निकाल कर मासी को दिखाने लगा था, जो इसके हाथ से निकाहनामा पकड़ते हुए इसे तफसील से पढ़ने लगी थी। फिर कुछ परसुकून होती इसे देखने लगी, जो काफी परेशान लग रहा था। अच्छा चल, परेशान ना हो जाता है ऐसा, खासकर ऐसी लड़की जो कभी मर्दों के बीच में ना रही हो, या फिर इसे पता ना हो कि जब कोई मर्द औरत के करीब आता है तब क्या करना है। तो लड़की डर जाती है, घबरा जाती है। वो बहुत ज्यादा डर गई है, इसीलिए बेहोश हो गई है। इसके साथ नरम रवैया रख, हर वक्त इसे डांटने की जरूरत नहीं है, और दूसरे मामलात में भी थोड़ी नरमी रखो। माना वो तुम्हारी बीवी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इस पर इतनी सख्ती करोगे। ठीक है, अब वो होश में आ जाएगी। बाकी इसका ख्याल रखो, बीवी है तुम्हारी तो जाहिर सी बात है इसकी जिम्मेदारी तुम पर ही है। इस घर में कोई सास या ननद तो है नहीं जो इसे छोटी मोटी बातों का मतलब समझाएगी। शादी और इससे जुड़े रिश्ते से वो बिल्कुल अनजान थी, तो ऐसे में इसे हर चीज़ समझने में वक्त लगेगा। खासकर तुम जैसे गेंडे को कैसे संभालना है, ये समझने में इसे वक्त दरकार है। वो इसे घूरते हुए जैसे इसकी गलतियों का एहसास दिला रही थी, लेकिन गेंडा कहने पर इसने घूरा जरूर था। वैसे अब माशाल्लाह से तू शादीशुदा है, तो हालत सुधारने के बारे में कुछ सोच। ये तेरी शक्ल देखकर ही डर जाती होगी। अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी शक्ल दी है तुझे, ना वक्त पर शेप बनाता है ना अपना ख्याल रखता है। मेरे फैसल को देखा है कैसे बंधन कर रहता है। गुंडू जैसी हालत होती है तेरी, बेचारी तुझे देखते ही खौफजदा हो गई होगी। अगले मरहल का तो इसने सोचा भी नहीं होगा कि तुझ जैसा सांड इस पर हावी हो जाएगा। मासूम सी बच्ची का क्या हाल कर दिया। वैसे आपस की बात है, ये चमकता हुआ हीरा मिला कहाँ से तुझे? मैं मान ही नहीं सकती कि कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर है तेरा इसके साथ। वो जैसे अब इसकी खबर लेने पर आ गई थी। आप नहीं मान सकती अलग बात है, लेकिन मामला वही है। सवारी थी मेरी, प्यार हो गया तो निकाल लिया निकाह। हो ही नहीं सकता जब तक तेरी शक्ल से ये बेतरतीब बाल ना उतरे। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई लड़की तुझ पर फिदा हो सकती है, और फिर वो मासूम सी लड़की प्यार मोहब्बत लफ्ज़ से भी अनजान है। मैं यकीन से कह सकती हूँ। अरे ठीक है मासी, आप नहीं मान रही तो मत मानिए, लेकिन जो सच है वो सच है। मेरी सवारी थी, कराची में रोज़ बैठती थी मेरे बस पर, मैं भी देखता रहता था। देखते देखते हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर इसके भाई ने बोला कि निकाह कर लो, तो मैंने निकाह करके अपने साथ ले आया है। इसके भाई ने खुद तेरा निकाह करवा दिया। लगता है भाई भी जान छुड़वा रहा था, जो देखा ना भाला सीधा सीधा निकाह करवा दिया। पूछा नहीं तुमसे कि तुम्हारे माँ बाप किधर हैं, बहन भाई किधर हैं? वो परेशानी से पूछने लगी थी। इस लड़की को देखकर लगता नहीं था कि वो कहीं से भाग कर आई है, और फिर मन मर्जी निकाह भी नहीं लग रहा था। जिस तरह की कहानी वो बना रहा था वो भी इन्हें परेशान कर रही थी। सौतेला भाई था ना? वो जरा बाल खुजाते हुए बोला, हाय अल्लाह, मतलब सौतेले भाई ने जान छुड़ाई होगी। कसम से वालदेन ना रहे हूँ तो कौन पूछता है किसी को। बड़ा तरस आ रहा है मुझे इस पर। वो परेशानी से बोली थी। तरस क्यों आ रहा है? मैं कौन सा सड़क पर रख रहा हूँ, अपने घर लेकर आया हूँ। इसे गुस्सा आया था, कोई इसकी बीवी पर तरस क्यों खाए? सारी जिंदगी इस पर तरस खाते आए थे लोग, क्या वो काफी नहीं था जो अब इसकी बीवी पर भी सब तरस खाएंगे? हाँ, घर पर तो लेकर आया है, लेकिन जो भी है तो खुद को देख, इसको देख, कोई जोड़ ही नहीं है। मासी अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, मैं फैसल की वजह से लिहाज कर रहा हूँ। वो गुस्से से बोला था, कर ही ना ले तू फैसल की वजह से लिहाज, तेरी शक्ल से लग रहा है कि जो मैं सोच रही हूँ तो भी वही सोच रहा है। ईमानदारी से बता, खुद को देख और इस लड़की को देख, क्या दोनों का कोई जोड़ है? आप भी खुद को देखिए और अमजद चाचा को देखिए, कहाँ वो 10 साल मरने
के बाद कब्र से निकलता हुआ ढांचा और कहा आप मोटी बहन। ओए औरतें जब बच्चा पैदा करती हैं तब मोटी हो जाती हैं। तुम्हारे इन अमजद चाचा के 6 बच्चे पैदा किए हैं मैंने। अंदर बैठी वो लड़की जो दुनिया जहां से बेहोश पड़ी है ना, अगर 2 साल में तुम्हारे कदर बच्चे की माँ बन गई ना, तो वो भी मेरे जैसी ही दिखेगी। वो कुछ और कहने ही वाली थी कि इसने इनकी बात काट दी। मासी थोड़ी शर्म ही कर लो, मासी थोड़ी शर्म ही कर लो, 2.5 माह हो तुम, और तुम्हारी बातें ऐसे अनपढ़ औरतों जैसी हैं। किसके सामने कौन सी बात करनी है ये तक नहीं पता तुम्हें। वह इसे शर्म दिलाने लगा, जबकि राफिया मासी हमेशा से ही मुंह फट थी। कब क्या बोलना था उन्होंने समझना कभी जरूरी ही नहीं समझा था, क्योंकि इनके मुताबिक इनको सब कुछ पता था। बेटा कल रात जितनी शर्म तुमने की है ना, इसके बाद तुम पर पुलिस केस होता है, ख्याल रखना इसका। जो दवाइयाँ बोली हैं वो लेकर आना, कोई फ्रूट श्रूट लेकर आओ इसको, कोई अच्छी गुज़ा का इंतजाम करो इसकी, सुबह शाम दूध पिलाया करो इसे, कोई ताकत आई इस लड़की में, वरना मर जाएगी तुम्हारे नीचे दबकर किसी दिन। वो इसे मजीद शिलम दिलाने लगी तो अब अबरक ने घूरा था। अब मजीद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अच्छा मुझे भी आंखें दिखाकर खौफजदा मत कर, हो सकता है शाम को मैं आऊँ इसे देखने के लिए, फैसल के साथ वह कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, जबकि वो उठकर दरवाजा बंद करता वापस कमरे की तरफ आ गया था। क्या तूने क्या कर दिया है, तुझे अंदाजा भी है? अब वो बेचारा हर चैनल पर बैठकर अपनी सफाइयां दे रहा है कि ये वीडियो एडिट शुदा है और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है चैनल की तरफ से, क्योंकि चैनल बंद कर दिया गया था। आयशा इसके पास बैठी बोल रही थी, जबकि वो किचन में जल्दी जल्दी सब्जी काट रही थी। ऐसा तो होता है ना फिर ऐसे कामों में जानू, ऐसा तो होता है ना फिर ऐसे कामों में जानू, अगर मेरे साथ पंगा नहीं लेता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मैं तो सिंपल सा इंटरव्यू कर रही थी, सिंपल सा जवाब दे देता, लेकिन नहीं, इसे तो आगे से नखरे करने थे। अब नहनू का कोई ना कोई अंजाम तो भुगतना ही था ना। वैसे भी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी नहीं बन गई। कल तो दादू भी बड़ी तारीफ कर रहे थे मेरी, कहते थे कि आइंदा आने वाले किसी भी इंटरव्यू में दुपट्टा सर पर रखना, गले में मत डालना। आयशा जो अभी इसके दादू का रद्दमल जानने के बारे में सोच ही रही थी, इसकी अगली बातों की खिलाकर हंसी। इट्स मीन्स के नो फैशन लड़की, बिल्कुल ठीक कहते हैं। वैसे दादू ने और कोई बात नहीं कही, कही ना क्यों नहीं कही, शाबाशी दी है मुझे, अपने सीने से लगाया, 5,000 का नोट दिया इनाम में। मैंने ऐसे करप्ट साइंसदान की बोलती बंद कर दी। वो आंख दबाकर मजे से बोली तो आयशा का मुंह खुशी से खिल उठा था। तू ये सब्जियां क्यों काट रही है? 5,000 का नोट तेरी जेब में पड़ा है तो इसकी तो पार्टी होनी चाहिए ना। अरे यार पार्टी तो करेंगे, लेकिन ये दादू के लिए। पिछली दफा दादू को जो पार्टी करवाई थी ना, इसके बाद इनको बदहजमी हो गई थी। हम दोनों पिज्जा खाएंगे, ये तो दादू के लिए हैं, ये दादू खाएंगे। वह मजे से बोलते हुए जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। फिर इसका इरादा आयशा के साथ पार्टी करने जाने का था। करीब ही घर के कैफे था, यहाँ वो अक्सर जाती थी और दादू को भी साथ लेकर जाती थी। इसके दादू रिटायर्ड आर्मी अफसर थे। आर्मी में टांगे कट जाने की वजह से वो अपने सरप्राइज सरंजाम नहीं दे पाए थे। फौज की तरफ से इन्हें रिटायर्ड किया गया था और हर माह इनकी पेंशन अच्छी खासी आ रही थी। जंग के दौरान टांगे कटने की वजह से इनके अफसर ने इनकी बहुत ज़्यादा मदद भी की थी। ये इत्तेफाक था या कुछ और, इनका एक ही इकलौता बेटा था जो आर्मी में था, जबकि इनकी अहलिया भी आर्मी डॉक्टर ही थी। लेकिन कैंप में होने वाले हमले में इनके बहू और बेटा शहीद हो गए थे, जिनकी इकलौती निशानी रानी ने इनकी हंसती खेलती जिंदगी की वजह थी, जो गुस्से और खुद इत्माती में बिल्कुल अपने पाप पर थी। शुरू शुरू में वो अपनी माँ की तरह छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह एकदम अपने कदम जमा लेती तो पीछे नहीं हटती थी। इसने घर आकर दादू को सब कुछ बताया था कि किस तरह एक शैतान की बोलती बंद करके इसने अपनी यूनिवर्सिटी को टाटा बाय बाय कर दिया है। यूनिवर्सिटी से निकाले जाने का अफसोस तो इन्हें भी बहुत था कि इनकी पोती के 2 साल बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इस बात को उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया था। उन्होंने तो इस बात को अहमियत दी थी कि इनकी पोती ने हिम्मत से काम लिया था और किसी शैतान के आगे झुकी नहीं थी। वो भी आज तक नहीं झुके थे। कहने को इनकी दोनों टांगे नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पोती पर बोझ नहीं थे। वो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर इस्तेमाल करते थे, जिस पर वो अपनी मर्जी से हर तरफ आते और जाते थे। यहाँ तक कि शाम को वो घूमने फिरने के बहाने आसपास के मोहल्ले के बुजुर्ग दोस्तों से भी मिलकर आते थे। रिटायर्ड कर्नल मसूद अफरीदी की सारी खुशियाँ इनकी पोती में थी, जिसे वो खुद मुख्तारी और हिम्मत से लड़ना सिखाते थे। और इनकी पोती इनकी हर नसीहत पर अमल करके इनको बताती थी कि वो कोई कमज़ोर लड़की नहीं बल्कि यशोदा की बेटी है, जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। ये आप क्या कर रहे हैं? आराम से, आप खुदे की चीज़ें खराब कर रहे हैं। वो एक झटके में ही इसका बैग उठाकर बाहर फेंकते हुए ज़मीन पर उलटने लगा था। जब वार्डन ने इसे समझाना चाहा था, नहीं होता सामान खराब मैडम, ठीक से चेक तो करना ही पड़ेगा ना, और पैसे भी पता तो चले कि सामान में वो क्या क्या लेकर आई है। आपने चेक तो किया ही होगा, या ये भी करना आपने ज़रूरी नहीं समझा। वो सारा सामान एक तरफ हटाते हुए चेक करने लगा था, जब अचानक एक सुर्ख रंग के कवर में कुछ बंधा हुआ नीचे गिरा। इसने एक नज़र वार्डन को देखा, फिर बैठकर वो पोटली खोलने लगा, जिसके खुलते ही अगले ही लम्हे इसमें से कुछ जेवरात नीचे गिरे थे। ये लड़की घर से जेवरात लेकर आई है, और अगर लेकर आई भी है तो इसे इस तरह से सामान में क्यों छुपा कर रखा हुआ है? और ये जेवर तो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। आप तो कह रही थी कि लड़की ज़्यादा अमीर नहीं है, फ़ोन भी आम सा इस्तेमाल करती है। वो इस सारे सामान को चेक करते हुए साथ ही से पूछ भी रहा था। हो सकता है इसकी माँ का हो, या फिर घर में कोई देकर गया हो। 1000 वजूहात हो सकती हैं, आप इस बात पर बेचा शक तो नहीं कर सकते ना। और सामान तो इसके अपने ही बैग से मिला है, तो यकीनन ये इसने किसी न किसी वजह से ही रखा होगा। वार्डन ने परेशानी से कहा था। हाँ, इस बात में शक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जेवर काफ़ी ज़्यादा है, और एक 18 साल की बच्चे के पास इतना सारा जेवर कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर, वो कंधे उचकाते हुए एक दफ़ा फिर से सामान की चेकिंग करने लगा था।
इंस्पेक्टर मेरे हिसाब से आप ये सब कुछ चेक करके मुझे इंस्पेक्टर मेरे हिसाब से आप ये सब कुछ चेक करके कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। आप सिर्फ बच्ची का सामान खराब कर रहे हैं। इसका पर्सनल सामान भी आपने उठाकर यूं ही बाहर फेंक दिया है। हमारे हॉस्टल में ये सब कुछ नहीं होता। अगर इत्तेफाक से एक बच्ची का नाम आपके इन मुजरिमों से मिलता जुलता निकल आया है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप इसे मुजरिमों की तरह ही ट्रीट करेंगे। आपने इस तरह जो सामान या फर्शों की जीनत बनाया है, ये इस बच्ची की इज्जत है। वार्डन सख्ती से बोली थी क्योंकि अब वहाँ होने का बेहद पर्सनल सामान पड़ा हुआ था जो इसने शायद अपने बैग में छुपा कर रखा हुआ था। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ वार्डन साहिबा। अगर आपको लगता है कि मुझे ये सारा सामान चेक नहीं करना चाहिए तो आप मुझे पहले ही मना कर सकती थी। खैर ये जेवरात मेरे लिए मशकूक हैं, इसलिए ये मैं अपने पास रखूंगा जब तक वो लड़की आ नहीं जाती। मैं नहीं मान सकता कि हॉस्टल में रहती गरीब सी लड़की के पास इतने सारे जेवरात हो सकते हैं। अगर आपकी बच्ची दहशतगर्द नहीं है तो अभी चोट जरूर लगती है। वह सामान में से सोने के बाद जेवरात उठाए बाहर निकला था। इरादा इस लड़की का इंतजार करने का ही था। आपने कहा वो कोई आम सा फोन इस्तेमाल करती है तो जरा इस आम से फोन का नंबर हवाले कीजिए, जरा मालूमात निकालनी है। इसने अचानक एक और शोशा छोड़ा था। वार्डन ने आंखें घुमाते हुए रजिस्टर निकाला था जिसमें महफूज हुरे का नंबर वो इसे लिखवाने लगी थी, जिसे फौरन ही ट्रैकर से चेक किया जा रहा था। ना जाने इंस्पेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वार्डन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। ये नंबर तो किसी इम्तियाज़ कुरैशी का है। ये तो आपके हॉस्टल की बच्ची के नाम पर हरगिज़ नहीं है। वो नंबर के साथ अपने मोबाइल पर ट्रैकर की मदद से तफसीलात निकालते हुए शनाख्ती कार्ड सामने कर चुका था। जरा मालूमात निकालो इस शनाख्ती कार्ड की। इसने पीछे खड़े अपने आदमी को देखकर कहा था। सर ये आदमी तो तकरीबन 6-7 महीने पहले इंतकाल कर गया है। इसके नाम की ये सिम अभी भी चल रही है। वो मालूमात निकालते हुए कबीर को दिखाने लगा, जबकि कबीर ने एक नज़र मोबाइल पर और दूसरी नज़र वार्डन की तरफ देखा था, जो खुद भी परेशानी से ये सब कुछ देख रही थी। अब अब आप खुद ही बच्ची को यहाँ बुलाना पसंद करेंगे या फिर हम अपने तरीके से बुलाएं? इसने फिर से वार्डन को देखते हुए कहा था, जिसने अगले ही लम्हे मोबाइल उठाकर फुरे के नंबर पर कॉल करना शुरू कर दी थी। तानीर नसीर वल्द मोहम्मद नसीर ने आपका निकाह दिलकर तानीर नसीर वल्द मोहम्मद नसीर आपका निकाह दुलकर जबरान करतेसी के साथ 20 लाख रुपए सिक्का रायचुल वक्त करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने तीसरी दफ़ा अपना सवाल दोहराया था, जिस पर दानीर ने कबूल है कहकर घबराहट के आलम में कागज़ पर साइन किए थे। अगले ही लम्हे बाहर निकाह की मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो चुका था। हर कोई इसे मुबारकबाद देने लगा। सबसे मुबारकबाद लेते हुए वो सबसे मिल रहा था। बाहर क्या चल रहा था वो नहीं जानती थी, लेकिन निकाहनामे पर साइन करते हुए इसके हाथ बुरी तरह से लड़स रहे थे। वो अपना आप किसी के हवाले कर रही थी, खुद को किसी के नाम लिख रही थी। ये एहसास इसके लिए बहुत नया और अनोखा था, कुछ हद तक तकलीफदा था, क्योंकि अब इसका बाबा का नाम इसके साथ नहीं रहेगा। ये चीज़ इसे दुख दे रही थी, लेकिन बाबा हाथ इसके सर पर रखे से अपने साथ लगाए हुए साइन करने की जगह बता रहे थे, जिस पर साइन करते हुए वो इस शख्स के नाम हो चुकी थी। बाहर मिठाइयों का सिलसिला चल रहा था जब बाबा ने दुल्हन को अंदर आने का इशारा किया था। इनका इशारा पाते ही वो अंदर दाखिल हुआ तो दानिर की सांसें थमने लगी थी। वो इसके करीब आते हुए आहिस्ता से इसका घूंघट पीछे हटाता इसके माथे पर अपने लब रख गया था। इसका यूं करीब आना इसे लड़सने पर मजबूर कर गया था। जब अगले ही लम्हे वो पीछे हटता कमरे से बाहर निकल गया था। बाबा ने इसके माथे पर बोसा देते हुए खुद भी इसके पीछे डाल ली थी और आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग कमरे से बाहर निकल गए थे। सब लोग बाहर थे। वह कमरे में तन्हा थी। कमरे में सुर्ख रंग का जादू बिखरा हुआ था। हर जाविये से रोशनी, हर सांस से खुशबू उठ रही थी। तानीर आईने के सामने बैठी थी, एक मुकम्मल दुल्हन के रूप में। सुर्ख लहंगे पर सुनहरी जरी का काम चकमका रहा था, जैसे हर तार में किसी ने रोशनी बंद कर दी हो। मेकअप भरपूर था, मगर बेहद नफीस। गुलाबी गालों पर हल्की सी शाइन, लब्बों पर नाजुक सा गुलाबी रंग, आंखों पर सुनहरी शेड जो इसकी आंखों को गहरा पुरस्कार और हसीन बना रही थी। पलकों पर जुड़े नन्हे नगीने चमकते हुए अब ऐसे लग रहे थे जैसे चांदनी रात इस पर उतर रही हो। इसके चेहरे पर एक अनकही सी चमक थी, शर्म और खौफ के बीच टिमटिमाती हुई रोशनी। वो रोशनी जो सिर्फ दुल्हन के चेहरे पर होती है, जो इसके गालों के रंगों से नहीं दिल के धड़कने से पैदा होती है। हाथों की मेहंदी गहरी लाल हो चुकी थी। चूड़ियों की छनकार से पूरा कमरा जैसे झूम रहा था। दुपट्टा सर पर यूं जमा था जैसे खुद तकदीर ने आकर रखा हो। तानीर खुद को आईने में देख रही थी। शायद इससे ज्यादा प्यारी वो पहले कभी नहीं लगी थी। आज तो इसके अंग अंग से हसन फूट रहा था। तभी पीछे से कमरा खोलकर अर्शिया अंदर दाखिल हुई। चलो सब इंतजार कर रहे हैं। दानिर ने नजरें उठाई। इसे डर महसूस हो रहा था। कल नहीं, लेकिन आज इसे डर महसूस हो रहा था। आज बाहर इसे इस शख्स के पहलू में जाकर बैठना था, जिसके साथ थोड़ी देर पहले इसका तल्लक मजबूत हो चुका था। अर्शिया, मुझे डर लग रहा है, वो परेशानी से इसे देखते हुए बोली थी, जो खुद भी लाल रंग में बिल्कुल इसी के जैसा ही ड्रेस पहने हुए थी। वो तो इसकी जैसी मैक्सी लेकर आई थी अपने लिए, लेकिन बाबा ने काफ़ी गुस्से से इसे चेंज करवाने का हुक्म जारी कर दिया था। वो तो बाबा ने खुद ही देख लिया था कि अर्शिया का ड्रेस कि वो कैसा लेकर आई है, वरना वो इस वक्त दुल्हन बनी बैठी होती। पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि अर्शिया दुल्हन जैसा ड्रेस पहने, क्योंकि दुल्हन इनकी दानिर थी। इन्हें तो अफसोस हो रहा था कि आखिर सैरिश ने इसकी बात पर इतराज़ क्यों नहीं किया, बल्कि उन्होंने कह दिया था कि क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चों में कोई फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। अर्शिया का दिल टूट जाएगा। सारी अहमियत आजकल दानिर को ही मिल रही थी, तो अर्शिया अच्छा महसूस नहीं कर रही होगी। लेकिन बाबा ने इसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी थी। उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया था कि शादी इनकी दानिर की है, तो बेहतर है कि दुल्हन सिर्फ वो बने। वो अपनी बेटी की शादी की खूबसूरती को किसी छोटी सी बात पर खराब नहीं करना चाहते थे। अर्शिया ने बहुत मुँह बनाया, यहाँ तक कि बाबा से नाराज़ भी हो गई, लेकिन बाबा तो वो ड्रेस वापस करके ही दिया था।
लेकिन अपनी जिद में अर्शिया भी इसी रंग का ड्रेस लेकर आई थी जिस रंग का दानिर का था। यहाँ तक कि इसने ब्राइडल मेकअप भी करवाया था। इसकी ज्वेलरी भी काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। सब लोग बाहर कहीं दफ़ा कह चुके थे कि दुल्हन से ज़्यादा तो वो दुल्हन लग रही है। यहाँ तक कि दुल्हा की कज़न रोशानी को भी ये गलतफहमी हो गई थी कि दुल्हन वही है। अब किस बात का डर लग रहा है मैडम? निकाह हो चुका है, भाई जाकर बस सिर्फ बैठना ही तो है। चलो यार, मैंने रस्म करनी है, 2-3 लाख से कम तो मैं नहीं मानूंगी। चलो यार, तुम्हें पहले वहाँ स्टेज पर बिठाना है, फिर आएगा ना दूल्हा रस्म करने के लिए। वो ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़ते हुए बाहर लेकर जाने लगी थी। इतने हैवी लहंगे में वो ठीक से चल तक नहीं पा रही थी, लेकिन अर्शिया को इस वक्त सिर्फ रस्मों की पड़ी थी जिसमें इसे पैसे मिलने वाले थे। ये कैसी बहन है दुल्हन की, खुद रेड जोड़ा पहनकर बैठी हुई है। दुल्हन से ज़्यादा तो वो दुल्हन लग रही है। मुझे नहीं अच्छी लगी ये लड़की। आविया ब्लू ड्रेस में लाइट से मेकअप के साथ मुंह बनाते हुए रोशानी के कान में बोली थी। ये अच्छी तो मुझे भी नहीं लगी। अजीब सिस्टम है यहाँ के। कम से कम इस बेवकूफ़ लड़की को कोई बता तो सकता था ना कि दुल्हन के जैसा ड्रेस कोई नहीं पहनता। चलो यार, कलर और ज्वेलरी मैच कर लेना एक अलग सी बात है, लेकिन ये तो दुल्हन ही बनकर बैठी हुई है। वो गुस्से से बोल रही थी जब सामने दरवाजे से अर्शिया इसका हाथ थामते हुए बाहर निकली। इससे पहले कि वो बाहर निकलती जनीश तेजी से उठते हुए इसकी तरफ आ गई थी। बच्ची, आप क्या कर रही हैं? दुल्हन को इस तरह से बाहर नहीं लाया जाता। पहले घूंघट डाले इसके सर पर, दुल्हन को नजर लग जाती है। अर्शिया की जल्दबाजी को देखते हुए वो खुद ही दुपट्टा इसके सर पर डालने लगी थी, जबकि जिस अंदाज में वो उसे घसीट रही थी वो भी सनीश को पसंद नहीं आया था। सनीश खुद ही से सहारा देते हुए स्टेज की तरफ लेकर जाने लगी थी। घबराओ मत बेटा, आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, डरते नहीं। इस तरह से हाथ क्यों ठंडे हो रहे हैं तुम्हारे? वो इसे प्यार से स्टेज पर बिठाते हुए पूछने लगी थी, जब अर्शिया भी इसके पास आकर बैठ गई। ड्रामे करने की आदत है इसे। मेरा मतलब है आप परेशान मत हो, मैं देख लूंगी, आप जाए। अब दूल्हा आ रहा होगा ना रस्म करने के लिए, तो इसकी सिर्फ मैं ही बहन हूँ। वो सनीश को देखते हुए बोले तो इसकी एक्साइटमेंट समझकर वो मुस्कुराते हुए स्टेज से उठ गई थी, जबकि दानिर को इसका अंदाज अच्छा नहीं लगा था। इसकी सारी सहेलियां जो सुबह से ही रस्म करने के लिए इंतजार कर रही थी, वो बनाकर नीचे बैठी हुई थी। यकीनन अर्शिया ने इनके साथ कोई ना कोई बदतमीजी की थी। इसने बड़ी मुश्किल से अपनी सहेली को इशारा करते हुए ऊपर बुलाया था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं बैठी हुई हूँ ना, तुम्हारी बहन सिर्फ मैं हूँ। दूल्हे ने अपनी साला अगर दूल्हे ने इन्हें अपनी सालियां समझकर पैसे दे दिए तो इस पर बस मेरा हक है। तुम्हें पता है, मुझे जब बारात का वेलकम कर रहे थे तुम, तब भी तुम्हारी सहेलियां भूखी निगाहों से पहुंची हुई थी वहां पे। अर्शिया गुस्से से बोली थी। फिक्र मत करो अर्शिया, इसने बुलाया है तभी मैं आई हूँ, और जब दुल्हा आएगा ना तब मैं नीचे चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारे दूल्हे भाई के पैसों से कोई लेना देना नहीं है, और न ही मैं कोई रस्म में हिस्सा ले रही हूँ। सीधा काफी गुस्से से बोली थी, जबकि अर्शिया ने असर न लेते हुए नजरें फेर ली थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, वह सीधा के कान में सरगोशी नुमा आवाज में बोली थी। मेरी जान, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। अभी जीजू तुम्हारे पास आकर बैठेंगे तो बस खामोशी से सर झुकाए बैठी रहना, सबके सामने कुछ नहीं करेंगे। वह शरारत से बोली थी। हो गई तुम्हारी फुसफुस, तो जाओ यहाँ से, अभी दूल्हा भाई आने वाले होंगे। अर्शिया एक दफा फिर से सीधा को उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए देखकर गुस्से से बोली थी। हाँ ठीक है, अभी नीचे जा रही हूँ, तुम भी इसका थोड़ा सा ख्याल रख लो दुल्हन बीबी। बहुत शौक चढ़ा रहता है तुम्हें हर चीज़ मेरी मासूम सी सहेली की कॉपी करने का, लेकिन कुछ भी कर लो, तुम दानी जैसी कभी नहीं लग सकती और ना ही इसकी जैसी कभी बन सकती हो। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और हर कोई तुम्हारे हुस्न के कसीदे पर रहा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे खिलाफ बातें ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बहन अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करती कि इसके बजाय खुद दुल्हन बनकर बैठ जाए। जल कुकड़ी कहेंगी। वो गुस्से से कहकर नीचे उतरी तो अर्शिया का चेहरा लम्हे में उतर गया था। देखा क्या बकवास करके गई है वो? ऐसी सहेलियां हैं तुम्हारी, बेइज्जती करने के लिए रखी हुई है ना मेरी। वो गुस्से से इससे लड़ने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई भी जवाब देती दूल्हे के आने पर खामोश हो गई थी। इसकी आंख खुली तो कमरे में अंधेरा सा था। दरवाजे से लकीर की मानत झांकती हफीफ रोशनी वो रोशनी से वो अंदाजा लगा चुकी थी कि बाहर दिन चढ़ा हुआ है। इसने आहिस्ता से अपनी जगह से उठने की कोशिश की तो जैसे पूरे जिस्म में दर्द सा उठता हुआ महसूस हुआ था। अगले ही लम्हे इसकी आंखों के सामने कल रात के सारे मंजर फिल्म बनकर चलने लगे थे। इसके चेहरे पर सुर्खी फैलती जा रही थी। इसने उठते हुए आगे पीछे देखा था, लाइट का बटन किस तरफ था इसे अंदाजा नहीं था, इसीलिए कमरे की लाइट ऑन किए बगैर ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पूरा दरवाजे को खोल चुकी थी। सूरज की रोशनी ने अचानक ही जैसे इस पर हमला किया था। सूरज की रोशनी आधे कमरे तक आ रही थी, शायद इसीलिए वह दरवाजा बंद करके गया था कि इसकी नींद खराब ना हो। इसने अपने बदन पर मौजूद कपड़ों से अंदाजा लगा लिया था कि यकीनन इसी ने इसे ये कपड़े पहनाए थे। किचन से बर्तनों की आवाजें आ रही थी, जबकि गेट का दरवाजा अंदर से बंद था। इसे कदम आके बढ़ाते हुए तकलीफ महसूस हो रही थी। इसे अपना पूरा जिस्म टूटता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब तक इस शख्स के नीचे दबी हुई है। किचन के दरवाजे पर आकर रुकते हुए इसने इसे कुछ करते हुए देखा था। अरे जाग गई तुम? किचन के दरवाजे पर साया सा महसूस करते हुए अबरक ने पलट कर देखा था। अच्छा हुआ जाग गई, ये लो दूध पियो, मैंने अब वैसे भी तुम्हें झंझोड़ कर जगाना था। कैसी तबीयत है अब कैसा महसूस कर रही हो? वो इसके पास आता इसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा था। गले में अटकी हुई थी जान मेरी, जब सुबह मेरी आंख खुली तुम बता भी तो सकती थी ना कि तुम्हें मुझसे पहले कभी किसी ने नहीं छुआ। तुम्हें पता है सुबह उठकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई कातिल हूँ और मेरे हाथों एक मासूम सी चिड़िया मारी गई है, लेकिन शुक्र है तुम जिंदा हो। मुँह क्या देख रही हो? दूध पियो, बहुत कमजोर हो, और मुझे देख लो, जिंदगी गुजारनी है तुमने मेरे साथ। मुझ जैसे बंदे को सारी जिंदगी बर्दाश्त करना है तो बेहतर है अपनी जान बनाओ। इतनी नाजुक बीवी नहीं चलेगी मुझे जो एक ही रात के बाद बिस्तर पर पड़ जाए। पियो। इसे ना पीते देखकर वो खुद ही इसके हाथ से गिलास लेते हुए इसके लबू से लगा गया था। बस बस, वो गिलास पीछे हटाने लगी थी।
कोई बस बस नहीं, सारा पियो। वह सांस लेने के लिए रुकती, इसे दूध पीने से मना कर रही थी, लेकिन अबरक ने इसकी एक न सुनी और जबरदस्ती पूरा ग्लास खाली करवाया था। अब जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। वैसे तो नाश्ते का नहीं, खाने का वक्त हो चुका है, लेकिन पहले तुम नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें किसी अच्छी सी डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। क्यों डॉक्टर के पास क्यों? क्योंकि बुखार है तुम्हें। इसके हौल सदा बोलने पर वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तो इसने फौरन ही अपना चेहरे पर हाथ रखा था। इसके गाल दहक रहे थे, यानी इसे सचमुच में बुखार था। वो ऐसे तप रही होंगी, बुखार तो नहीं है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि मैं बहुत ज्यादा हीटेड हो और मेरी गर्मी तुम्हारे अंदर चली गई है? अगर ऐसा है तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये गर्मी नहीं, बुखार ही है। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम चाहती हो कि ये बुखार मैं रात वाले अंदाज में उतारूं, तो मेरे ख्याल में हमें किसी अच्छी सी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, बेहतर रहेगा। इसने हल्की सी धमकी दी तो इसका चेहरा अगले ही लम्हे खून छलकने लगा था, जबकि इसके सवाल का कोई भी जवाब दिए बगैर वो कमरे की तरफ भाग गई थी। पागल लड़की। वो हल्का सा बड़बड़ाते हुए इसके लिए नाश्ता लगाने लगा, फिर हाथ एक लम्हे के लिए थमे थे। पागल तो नहीं है, मासूम है। पागल तो ये मुझे करेगी, या शायद कर दिया है। वो नाश्ता लेकर किचन से निकल गया था। दूल्हा भाई, आप इस तरह से यहाँ नहीं बैठ सकते। यहाँ बैठने के लिए ना आपको जेब हल्की करनी पड़ेगी। 5 लाख रुपए निकालें जरा। अर्शिया इसे देखती हुई बोली थी। इसने जानबूझकर वक्ती तौर पर वहां से बाकी मेहमानों को के बैठने वाले सोफे हटवा दिए थे, क्योंकि इसका इरादा था यहाँ पर अकेले इसके साथ बैठने का, ताकि कोई और रस्म में शामिल ना हो सके। और फिर इसने जानबूझकर इतनी बड़ी रकम बोली थी ताकि दूल्हा दे ना सके और वह सबके सामने इसकी बेइज्जती करे। अंदर ही अंदर इसका इरादा दानिर को इस जगह पर डिग्रेड करने का ही था, ताकि इसे बता सके कि इसके दूल्हे की जिंदगी में इसकी कोई अहमियत नहीं है और वो इसके लिए चंद पैसे न दे सका। 5 लाख खुदा को माने बहन, इतनी तो हमें तनहा भी नहीं देते आपके वालिद साहब। अरहान ने बीच में कूदते हुए बड़े मसलत अमेज अंदाज में कहा था। वालिद साहब का इस बात से कोई लेना देना नहीं है और ना ही आपके काम से। हमने नहीं जानना कि आप लोग कितने ज्यादा गरीब और ईमानदार अफसर हैं। हमें बस ये पता है कि हम अपनी लड़की दे रहे हैं और हमने अपनी बेटी यूं ही उठाकर आपके हवाले नहीं करनी। पहले आपको जेब हल्की करनी पड़ेगी। वैसे भी हमने सुना है कि 70-80 हज़ार तनहा है। आपकी शादी के लिए कुछ ना कुछ तो जोड़े ही होंगे ना। शादी के लिए ना भी जोड़े हों अलग बात है, साली के लिए तो कुछ ना कुछ जोड़े ही होंगे। वैसे भी मैं आपकी इकलौती साली हूँ जीजू, मुझ पर तो आपको दोनों हाथों से लुटाने चाहिए। वो बाल पीछे हटाते हुए इस अंदाज में बोली थी कि किसी और को बुरा लगे ना लगे, लेकिन नसीर साहब को लग गया था। ये जानते हुए भी कि दुल्हन एक आम सा पुलिस अफसर है, इसने अपनी जात पर रिश्वत को हराम किया हुआ है। पहले ही शादी पर इसका अच्छा खासा खर्च हो चुका था, ऐसे में वो कोई छोटी मोटी डिमांड भी तो कर सकती थी। सीधा 5 लाख कहना कोई मजाक नहीं था, बल्कि सामने वाले को शर्मिंदा करने की एक कोशिश थी, जो कम से कम नसीर साहब को पसंद ना आई थी। उन्होंने हल्के से इशारे से अर्शिया को वहां से उठने का कहा था। उधार कर ले मेरी यार की साली साहिबा, हम आहिस्ता आहिस्ता दे देंगे। हर तनहा पे कुछ परसेंटेज रख लीजिएगा। अरहान का लहजा अब भी शरारत से भरपूर था। इसका मतलब है कि एक ही दफा लुटाने वालों में से नहीं है आप। सुन ले दानिर बेटा, तेरी किस्मत में अंधेरे ही है। हर बात पर बहाना मिलेगा। जो तेरी बहन को कुछ नहीं दे सकता वो तुझे क्या देगा? वकील खिलाते हुए बोली थी। अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। अर्शिया मजाक की एक लिमिट होती है। इसकी बेबाकियां बदतमीजियां बतें देकर बाबा खुद ही बोले थे, कोई बात नहीं सर, साली का हक होता है, वो मजाक कर रही है। नसीर साहब को इस कदर गुस्से में देखते हुए दिलकुल खुद ही कुछ कहता जेब में हाथ डाल दिया था। साली साहिबा, दरवाजे पर भी आप लूट चुकी हैं, यहाँ भी आपके लूटने के इरादे हैं और हम ठहरे गरीब से पुलिस वाले, इतना आपको दे नहीं सकते, तो ये छोटा सा तोहफा कबूल कर लीजिए। वो जेब से कुछ निकालते हुए इसकी तरफ बढ़ाने लगा तो ज्वेलरी केस में मुझे ब्रेसलेट का वो अंदाजा लगा चुकी थी, जो कि बहुत ज्यादा महंगा ना भी हो तो भी 2-2.5 लाख का होने के चांसेस तो थे ही। वो तो हैरान रह गई थी कि इसके हाथ में ज्वेलरी केस देखकर। मैं नहीं टलने वाली इस पर। वो ब्रेसलेट हाथ में थामते हुए खोल चुकी थी। टल जाओ यार, क्या जाएगा तुम्हारा? दूल्हे का इतना देर खड़े रहना अच्छा नहीं होता। वो जैसे अपनी ही साइंस निकाल रहा था। नहीं, इसको तो मैं कबूल कर लूंगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नकद रकम भी नग लेकिन इसके साथ साथ कुछ नकद रकम में काम हो जाए तो इसमें भी कुछ बुरा नहीं है। अर्शिया अब भी जान छोड़ने को तैयार नहीं थी, जबकि दुलकर अब कुछ परेशान लगने लगा था। जब अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। मेरे भाई की साली साहिबा, आप तो गले पड़ने वाले काम कर रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है। कितने पैसे चाहिए आपको? 5 लाख। वैसे 5 लाख वाली शक्ल तो नहीं है आपकी, लेकिन क्या याद करेंगी, आपको 10 लाख दिया। बस की झोली में अचानक की नोटों की रोगड़ियां डालते हुए बोला था, इतना काफी है, पैसे काफी ही है, आपकी औकात 200 से ज्यादा ही है। क्या ख्याल है? दिलरेज इसके कंधे पर हाथ रखे बोल रहा था, जबकि दुलकर गुस्से से घूर रहा था। सॉरी ब्रदर, तेरी साली इज्जत के लायक नहीं है, वरना मेरा बड़ा इरादा था इज्जत देने का। अब कोई मेरी बाहर की अब कोई मे, मे, अब कोई अब कोई बाहर से मेरी अब कोई मेरे भाई की बाहर से आकर बेइज्जती करेगा। मैं मुंह में अरहान की तरह कंकड़ियां डालकर नहीं बैठ सकता ना। फिक्र मत कर, उधार नहीं दिया तुझे, तेरे हिस्से का ही तुझ पर लुटाया है। मतलब आप उठना पसंद करेंगे या अब आपको धक्के मारकर अपनी भाभी के पास से उठवाऊं? अर्शिया को अब तक दानिर के पास बुत बनी हाथों में नोटों की गड्डियां थामे देखकर दिलरेज पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था, जो काफी गहरी नजरों से इसे ही देख रही थी। वो वही सियासतदान था जिसको इसका पूरा कॉलेज फॉलो करता था। वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। इन दोनों की शक्लों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं था। क्रीम कलर की शेरवानी में जहां दुलकर की आंखें नीले रंग में ढली हुई थी, वहीं पास खड़ा आदमी सूट बूट ब्लू आइज में इसके कंधे से कंधा मिलाए खड़ा था। वो ढूंढने से भी कोई फर्क नहीं ढूंढ पा रही थी, यहाँ तक कि इनकी आवाज़ भी एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती थी।
अर्शिया उठोगी वहां से, पापा गुस्से से बोले तो वो फौरन ही जगह छोड़ती वहां से उठ गई थी। बैठ जा दूल्हे राजा, मिल गई तुझे सीट। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, यकीनन आपने मुझे नहीं पहचाना, आप मुझे नहीं जानती होंगी। मुझे तो लगता है कि अभी तक आप मेरे भाई को भी नहीं जानती, लेकिन इत्तेफाक से आपके शौहर का भाई हूँ मैं। हम दोनों जुड़वा हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। वो क्या है ना, बंदा थोड़ा सियासी हूँ, एक मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आया था। अचानक याद आया कि आज तो मेरे भाई की शादी है, सब मुंह उठाकर यहाँ चला आया बिना किसी के बुलाने पर। वो क्या है ना कि भाइयों में फॉर्मल होने वाली कोई बात को मानता नहीं हूँ। मेरा भाई है, इसकी शादी पर तो मुझे आना ही था, सो आ गया है। आपसे इंशाल्लाह कभी ना कभी मुलाकात जरूर होगी। चलता हूँ, ये ना हो कि कोई कैमरा या मीडिया वाला मुझे यहाँ देकर इश्तिहार लगा दे, फिर आपके शौहर का मुंह बिगड़ जाएगा। इन्हें पसंद नहीं है मेरा इनके आसपास होना। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और भाभी का भी। तुम लोगों की शादी का तोहफा किसी दिनों में तुम तक पहुंचा दूंगा, बाकी मेरी अमानत का ख्याल रखना, वो बहुत मासूम है। इसके बैठने से पहले वो जबरदस्ती से अपने साथ लगाते हुए इसकी गर्दन को हल्के से अंदाज में चूम गया था। दुल्हन के जहन में एक लम्हे के लिए बचपन का ख्याल आया था, जब अम्मी जबरदस्ती इन दोनों की लड़ाई के बाद इन दोनों को गले लगवाती थी। तब भी वो कहती थी चलो भाई को प्यार करो, और दुल्हन इसी अंदाज में इसकी गर्दन को चूमा करता था। इसे बहुत कुछ याद था, लेकिन अब वो इसके साथ कोई तलक नहीं रखना चाहता था, तो यादों को मजबूत करने का क्या फायदा। वो खामोशी से इसके चले जाने पर दानिर के पास बैठ गया था, जिसके पास बैठने पर जरा सी सिमट कर पीछे हटी थी। अब इसे दिलरेज को याद नहीं करना था, ना ही इसे कोई तलक रखना था, इसलिए खामोशी से पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया था, जो इसके पहलू में बैठी अपनी धड़कनें शुमार कर रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। इरादा तो सुन्नत पूरी करते ही तुम्हें कमरे से उठाकर भाग जाने का था, लेकिन इन लोगों ने रस्म और रिवाज के चक्कर में बिठा दिया। पता नहीं कितनी देर यहाँ पर बैठना पड़ेगा। मैं तुम्हें देखने के लिए बेचैन हूँ, तुम्हें छूने के लिए, तुम्हें महसूस करने के लिए। ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। वो आहिस्ते से इसके कान में बड़बड़ा रहा था, जबकि दानिर के हाथों की हथेलियां पसीने से भीग रही थी। वह जरूरत से ज्यादा ही बेबाक था, या वो अपने अंदर की फीलिंग्स को फौरन जाहिर कर देता था। वो समझ नहीं पाई थी, लेकिन इसकी बातों ने इसे घबराने पर मजबूर जरूर कर दिया था। अर्शिया क्या कर रही है, कौन सी सोचों में पड़ी हुई है। यहाँ बैठ, और ये पैसे क्यों हाथ में पकड़े हुए हैं। अर्शिया नीचे स्टेज पर पीछे वाली सीटों में से एक सीट पर बैठी हुई थी। हाथों में नोटों की गड्डियां थी, जबकि वह ब्रेसलेट भी बार बार निकाल कर देख रही थी। अम्मी बाबा तो कह रहे थे कि ये आदमी बहुत गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय नौकरी के। तो आप बताएं, इतने बड़े साइंसदान के साथ इसका क्या तल्लक है, जिसके पास जमीनी इतनी है कि गिनी नहीं जा सकती। आपको पता है कल टीवी पर इसका होम टूर आ रहा था। अरे करोड़ों की नहीं, अरबों की कोठी है जिसमें वो रहता है, और आप कह रहे थे कि ये गरीब है, और मैंने नसीब में किसी गरीब का साथ नहीं लिखा। इसके अलावा और कौन से शहजादे का इंतजार कर रही थी आप। दुल्हन का रिश्ता मेरे लिए आया था ना, आपने इसको दानिर के साथ बांध दिया। अम्मी आपकी सोच से ज्यादा अमीर है वो आदमी, मुझे नहीं पता, खत्म करवाइए वो रिश्ता, वो मुझे चाहिए। दुल्हन की शादी मेरे साथ होगी। वो अचानक ही जिंदी अंदाज में बोलते तो सैरिश इसे देखकर रह गई थी। अर्शिया तू पागल हो गई है क्या, क्या बकवास कर रही है, दिमाग काम कर रहा है तेरा। ये नहीं हो सकता, तो ऐसा सोच भी कैसे सकती है मेरी बच्ची, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब निकाह हो चुका है, शादी वाला दिन है, थोड़ी देर में रुखसती हो जाएगी। हाँ तो मुझे रुखसत कर दो इसके साथ। मुझे नहीं पता, मुझसे अम्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो लड़का इतना अमीर है कि शहजादे भी इसके दर पर आकर भीख मांगते होंगे, और आप मेरे लिए किसी शहजादे का इंतजार करते करते इस बादशाह को मेरे हाथ से निकाल रही हैं। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे यही आदमी चाहिए जो हुस्न के साथ दौलतमंद भी है। अर्शिया ऐसा मत कर, आहिस्ता बोल बेटा, किसने सुन लिया तो क्या सोचेगा। और तेरे पापा वैसे भी तुझ पर बहुत गुस्सा है। गुस्सा है तो रहें गुस्सा, मुझे फर्क नहीं पड़ता अम्मी। वो रिश्ता मेरे लिए आया था, यानी कि वो दुल्हन मुझे ही पसंद करता है, तो बस बात खत्म। हम इसको जाकर ना बता देते हैं कि दानिर के साथ गलती से इसका निकाह हो गया है, और फिर जब हम इसको ये बताएंगे कि दानिर तो है ही नाजायज़ औलाद, इसके तो असल माँ बाप का कुछ पता ही नहीं है, तो आप देखिएगा वो खुद ही इसे तलाक देकर मुझे शादी कर लेगा। वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर सोच रही थी, और इत्तेफाक की बात ये थी कि इसकी माँ को भी फ़र्क नहीं पता था किसी बातों से, जिसे वो इन्हीं के अल्फाज बोल रही है। अर्शिया ऐसा नहीं हो सकता, तेरे बाप की इज्जत नीलाम हो जाएगी, और तू फिक्र मत कर बेटा, तेरे लिए भी अच्छे से अच्छा रिश्ता आएगा। अगर इस मनुष्य की किस्मत इतनी अच्छी है तो तू तो शहजादी है मेरी बच्ची, तेरे लिए शहजादों से भी बढ़कर कोई आएगा। और वैसे भी दिलरेस में क्या बुराई है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, और सारा पैसा तो सारा दिलरेस के पास है ना, कोठी भी इसी के पास है। ये तो एक मामूली से मकान में रहता है। माँ बाप की तलाक के बाद वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर में आ गया था। वैसे समझाने लगी, नहीं दिलरेस नहीं, मुझे नहीं पसंद आया वो मगरूर आदमी, मुझे जो पसंद आया है मुझे वो चाहिए। वो एक अदा से बोली थी। हमेशा की तरह इसकी नज़र आज भी तानीर की ही चीज़ पर थी, बल्कि चीज़ पर नहीं, इसके शोहर पर थी। वो जैसे हक से तानीर की चीज़ों को छीन लेती थी, जैसे दुनिया की हर खुशी पर सिर्फ इसी का हक है, और दानिर को अपनी हर खुशी इसके हवाले कर देनी चाहिए। अच्छा आप कोई ऐसी फजूल बकवास नहीं करेगी, चल जाकर बहन के पास बैठ। तेरे पापा कब से तुझे नोट कर रहे हैं, ये कोई तरीका है। पहले इसकी तरह मुंह फाड़ कर इतनी बड़ी रकम मांग ली तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा, रस्म और रिवाज का ख्याल रखना चाहिए। हाँ रस्म और रिवाज का ख्याल रखते तो पता थोड़ी ना चलता कि कितना छुपा रुस्तम है ये दुल्हन। हम तो इसको गरीब समझ रहे थे, निकला ना अमीरजादा, और ये अमीरजादा मेरा ही है। ये बात तो आप कान खोल कर सुन लीजिए, और अपनी इस लाडली को भी समझा दीजिए, मैं हरगिज़ किसी कीमत पर यह दानिश को नहीं दूंगी। वो अपनी जगह से उठते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी, जबकि अम्मी तो इसकी जिद को देखकर परेशान होती अपनी जगह से उठी थी। रुखसती का टाइम हो चुका था, अब इसे रुखसत करना था। अल्लाह कैसी जाहिल लड़की थी, रस्में करना नहीं आता तो इसको बिठाया क्यों था। शक्ल से ही बुरी लग रही है मुझे, शुक्र है दलकर भाई का रिश्ता इसके लिए नहीं मांग लिया। दूसरी वाली तो मासूम सी है, बिल्कुल बोलती ही नहीं। आपको पता है मामा, मैं इसके पास बैठी हुई थी ना, तो बेचारी घबराई हुई थी। मैंने इसको बोला मैं इसके ननद हूँ, तो इसने सिर्फ हामी में सर हिलाया था बेचारी ने।
मामा इसका घूंघट क्यों नहीं खोल रहे? ज़रा सा घूंघट खोला, फिर कर दिया। ये क्या बात हुई? दुल्हन की ब्यूटी को तो सबको दिखानी चाहिए ना। वो अपनी माँ के पास बैठी हुई थी, जबकि आप अभी इसके पास ही बैठी हुई थी। अर्शिया के बारे में इसके हालात भी कुछ ऐसे ही थे। देखो बेटा, किसी की सोच का क्या है, क्या नहीं, हम नहीं जानते। अर्शिया, मुझे थोड़ी सी जेलस महसूस हो रही है। अक्सर बहनें हो जाती हैं, जब एक बहन को ज़्यादा अहमियत मिलती है ना, तो ऐसा हो जाता है। जब तुम्हारी खाला की शादी हो रही थी ना, तब मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। मैं चाहती थी कि सबकी नज़र मुझ पर जाए, मुझे भी अहमियत मिले। हालांकि मुझे मालूम भी था कि शादी मेरी बहन की है। ये छोटी उम्र की शादियों में ना अक्सर ये चीज़ें आ जाती हैं, और खूबसूरत लगना तो सबको ही पसंद है। बाकी अर्शिया नादान बच्ची है, अभी इसे मालूम नहीं कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, इसलिए वो इस तरह से रस्म कर रही थी। बाकी वो भी तुम लोगों की तरह ही है, कॉलेज स्टूडेंट। और जहाँ तक दानवी की बात है, तो वो भी तुम लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही है, और शादी के बाद अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेगी। वो मुस्कुराते हुए इन दोनों को बता रही थी, जब अचानक ही कोई आकर इनके पीछे बैठा था।